मुसीबत में वान्या, मुंबई। अग्रवाल हाउस। एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वह दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। ओ महारानी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम है करने को। थोड़ा तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे ये मुलायम हाथ। एक औरत की तीखी आवाज उस लड़की के कानों में पड़ती है। जी मॉम, बस हो ही गया, उस लड़की ने सहमते हुए कहा। वह औरत लड़की के पास आकर पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, सुनने में आया है कि तुमने अपने डैड से मेरी शिकायत कर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। उस औरत ने बहुत जोर से लड़की के बाल पकड़े हुए थे, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। आहे, मॉम प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। बदतमीज लड़की, अब मुझसे जबान लड़ाओगी? ये कहते हुए वह और जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है। इतने में ही वहां एक दूसरी लड़की आ जाती है। वह उस औरत से लड़की का बाल छुड़वाते हुए बोली, मॉम, क्या कर रही हैं आप? दी ने कहा न कि उन्होंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियां क्यों बना रही हैं? उद्धरण चिन्ह। वह औरत बोली, जीविका, तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है, ये मेरे और वन्या के बीच का मामला है। उद्धरण चिन्ह। जीविका ने अपनी मॉम की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर वन्या अपने कमरे में चली गई। वह औरत, जो कि वन्या की सौतेली माँ थी, दांत पीसते रह गई। तो यह नज़ारा है अग्रवाल हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली मॉम का जुल्म सह रही थी, वो वन्या है, जिसकी उम्र 24 साल है। काली गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होंठ, कमर तक लंबे काले बाल, दिखने के साथ साथ उसका दिल भी काफी खूबसूरत है। वन्या की मॉम की डेथ तभी हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। वन्या के डैड मिस्टर जीतेश अग्रवाल ने दूसरी शादी कर ली ताकि वन्या को उसकी मां की कमी महसूस न हो। पर मंदिरा से शादी करने के बाद वन्या की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ ही रही थी। वन्या की सौतेली मां मंदिरा वन्या को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वह उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जीतेश जी के सामने ऐसा दिखाती कि वह वन्या का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा वन्या के बारे में जीतेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी, जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह उनके कान भरने का काम करती थी। वह जीतेश जी को बता चुकी थी कि वन्या का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जीतेश जी ने बात की सच्चाई तक पहुंचे बिना ही वन्या के गालों में जोरदार थप्पड़ जड़ दिए थे। वे पूरी तरह मंदिरा के बस में हो चुके थे। वहीं वन्या की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और वन्या का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को यह समझ ही नहीं आता था कि उसकी मॉम वन्या के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जब भी मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जीतेश जी खुद वन्या के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वन्या अपने कमरे में आई। एक बार अपनी माँ की फोटो को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ। मैं ये टॉर्चर, ये तकलीफें और नहीं सहूंगी। वक्त आ गया है कि मैं इन सबसे आज़ाद हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करती है। दृष्टि, मैं आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह चुपके से अग्रवाल हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। दृष्टि उसका वेट कर रही होती है। वन्या अंदर आकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ जाती है। वह दृष्टि के लटके हुए चेहरे की तरफ देखने लगती है। दृष्टि अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुझसे जाने से रोक भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। डोंट वरी यार, एक बार सब कुछ सॉर्टेड हो जाए तो मैं बहुत जल्द तुझसे मिलूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रोमिस। उद्धरण चिन्ह। प्रोमिस। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी।
मैंने तुझे कॉल पर बताया था न कि आज आरुष का बर्थडे है और उसमें तुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरा नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ये आरुष भी न, पर दृष्टि इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। अगली बार तुझे पता है न, मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज़ यार, अब मुझमें उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। वन्या के कहे शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वह वन्या के गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, वन्या तुझे ऐसे देखकर मुझे जीतेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेस मंदिरा से पहले तू उनकी जिंदगी में आई है, पर पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। वन्या, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसके लिए डैड को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाकर समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में जा रही हूँ। मुझे सही सलामत वहां से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि। अच्छा बाबा ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष का बर्थडे पार्टी था, जिसमें वे इनवाइटेड थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और वन्या अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह अपने घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी एक बार में होने वाली थी। वन्या का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वह तुरंत ट्रेन पकड़कर वहां से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में वन्या और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। कबीर, वन्या ने मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके किए की सजा मिलेगी और आज ही मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। तुषार, पर कैसे ब्रो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वन्या अभी कहाँ होगी। उद्धरण चिन्ह। कबीर अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष की बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय, ये ले लेना, आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कबीर के इतना कहते ही सभी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। आयुष, आखिरकार वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उसे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। उद्धरण चिन्ह। कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कबीर खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वे अपनी कार में बैठकर बार की तरह निकल गए। वन्या और दृष्टि भी बार में पहुंच गए। केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर सभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। वन्या तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वह एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी। तभी एक वेटर आया और वन्या को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। वन्या ने उसे मना किया ये कहकर कि वह ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने ये कहकर उसे वह ड्रिंक दे दी कि ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक ही कबीर ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वह वन्या को मदहोशी की हालत में करना चाहते थे, ताकि उनका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ उसी बार के एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी वाइन पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। यह आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन यक्षित राय सिन्हानिया था। यक्षित राय सिन्हानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। उसका नाम ही काफी था लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद लड़कियां उस पर मरती थीं। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाला बस उसके चाम में खो जाए। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जोलाइन और चेहरे के बाकी फीचर भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतले गुलाबी होंठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले यानी आज ही के दिन उसे अवनी के उससे शादी करने के असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली सी शक्ल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। यक्षित तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड यक्षित के सामने गिड़गिड़ाकर अवनी की जान की भीख मांगने लगे। इसलिए यक्षित ने उसे छोड़ दिया, पर उनके मॉम डैड के सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे उसके धोखे के बारे में यक्षित को पता चल गया है।
क्योंकि वह खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता था। दूसरी तरफ वन्या को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा। उसका सिर चकराने लगा, वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त वन्या को लेकर एक कमरे में आ गए। अब तक वन्या की हालत भी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज़्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाया था, ताकि वो जो भी उसके साथ करे वन्या को सब पता हो। जय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वन्या को बैक पर पटक दिया। वन्या आंखें मलते हुए सामने देखती है तो कबीर उसे खड़ा मिलता है। उसे देखकर वन्या की भौहें तन जाती है। वह गुस्से से बोली, लगता है मेरे रिजेक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ चले आए। उद्धरण चिन्ह। तुषार उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि कबीर हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कबीर शातिर स्माइल करते हुए बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये कहकर वह वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या उसका इंटेंशन समझते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वह उसे कमर से कसकर पकड़े हुए वापस से बैग पर फेंक देता है और बोलता है, इतनी आसानी से नहीं बेबी, आज तो तुम्हें हम सबको सेटिस्फाई करना है। अपना काम किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। वन्या की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कबीर जय और आयुष को उसे पकड़ने के लिए कहता है। दोनों करीब का इशारा पाकर अपने मजबूत हाथों से वन्या के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। कबीर तुषार की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर जो भी होगा तो उसकी एक वीडियो बना लेना। उद्धरण चिन्ह। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। क्या वन्या कबीर और उसके दोस्तों के गंदे इरादे से बच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। यक्षित राय सिंघानिया। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। इससे पहले कि कबीर अपने गंदे हाथों से वन्या को छू पाता, तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुल जाता है। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी खड़ा होता है। कबीर को यह इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? दिखाई नहीं दे, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम समझ जाओगे कि कबीर खन्ना क्या चीज है। उद्धरण चिन्ह। वन्या मदद के लिए फिर से गुहार लगाने लगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उद्धरण चिन्ह। सामने से एक कड़क आवाज आती है, सॉरी बॉस, मैं गलत टाइम पर आ गया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वापस मुड़ जाता है, जिससे कबीर और उसके दोस्तों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वन्या की तो जैसे आखिरी उम्मीद ही टूट जाती है। उसके आंखों में आंसू फिर से बहने लगते हैं। वो समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी माँ को याद किया। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी वापस आकर कबीर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह एक तरफ गिर जाता है। हाँ, मैं गलत टाइम पर आ गया, इनफैक्ट मुझे और जल्दी आना चाहिए था। ये कहते हुए वह कबीर पर लातों और घूसों की बारिश कर देता है। वन्या अब तक बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यक्षित अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको ढेर कर देता है। फिर वन्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर अपने कार में आ जाता है। उसकी हालत देखकर और अभी अभी जो हुआ उसे देखकर यक्षित ने डिसाइड किया कि वह उसे वहां नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने कार को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने के लिए कहा। कार में बैठकर वह अपने बाहों में झूलती वन्या के चेहरे को अपने भावहीन चेहरे के साथ देखने लगा। वह बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे को निहारते निहारते यक्षित की आंखें उसके हाथों पर लगी चोटों पर चली गई, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। थोड़ी ही देर में उनकी कार यक्षित के फार्म हाउस में पहुंच चुकी थी। उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया था वहां 2 रूम रेडी करने के लिए।
वहां पहुंचकर वह वन्या को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चला गया। वन्या डर के मारे बेहोशी में भी यक्षित की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। यक्षित ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपना शर्ट छुड़वाया, फिर उसे आहिस्ते से बेड पर लेटा दिया, एक फीमेल सर्वेंट से कहकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया और बाहर चला आया। उसने एक लेडी डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में उसकी सर्वेंट उसे अंदर बुलाने लगी। यक्षित ने देखा कि उसकी टॉप की चेन खुली हुई है। सर, इनके हाथों और पीठ पर चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें बहुत टॉर्चर किया है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके करीब जाकर उसकी चोटों को ध्यान से देखने लगा। उसकी गोरी पीठ पर लाल हो चुके चोट के निशान अभी भी ताज़ा लग रहे थे। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। उन्होंने वन्या को चेक किया, उसकी चोटों को भी अच्छी तरह एग्जामिन किया। फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया, ये डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी वीक हैं। इनके साथ बहुत मारपीट की गई है और प्रॉपर मील नहीं लेने की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स और डाइट चार्ट दे दूंगी, उसे फॉलो करने के बाद ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने यक्षित को एक मेडिसिन की पर्ची दे दी और वहां से चली गई। फीमेल सर्वेंट ने वन्या की टॉप की जिप को बंद कर दी। यक्षित ने ऑर्डर देते हुए कहा, जब ये होश में आ जाए तो खाना खिला देना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उद्धरण चिन्ह। ओके सर। उद्धरण चिन्ह। फिर यक्षित अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद यक्षित की कमरे का दरवाजा नॉक होता है। ये वही फीमेल सर्वेंट थी जो वन्या का ध्यान रख रही थी। यक्षित ने दरवाजा खोला। सर, उन्हें होश आ गया है पर खाना खाने से मना कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के रूम की तरफ चला गया। उसे देखकर वन्या को थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना उसे तो लग रहा था कि वह कहाँ आ गई है, क्योंकि यक्षित जब उसे कबीर और उसके दोस्तों से बचा रहा था तब वह बेहोश हो गई थी। यक्षित ने अपने भावहीन चेहरे के साथ वन्या को देखा, फिर फीमेल सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। वन्या उसे देखकर पहचान गई कि उसी ने उसे उन हैवानों से बचाया था। वह यक्षित से कुछ कहने के लिए हुई पर यक्षित ने उसे पहले ही रोक दिया। पहले तुम खाना खाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, यक्षित ने अपनी सर्द आवाज में कहा। वन्या उसकी बात मानते हुए डिनर करने लगी। यक्षित उस कमरे की बालकनी में गया और रेलिंग में अपना हाथ टिकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी नज़र खाना खाती हुई वन्या की तरफ गया, जो कि किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखकर यक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। डिनर फिनिश करने के बाद वन्या ने यक्षित की तरफ देखा। यक्षित के ऑर्डर पर एक सर्वेंट आकर उन डिशेस को लेकर बाहर चला गया और टी टेबल को क्लीन कर दिया। यक्षित वन्या के बगल में बैठ गया। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर थैंक यू सो मच मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, डोंट वरी, यक्षित राय सिन्हानिया अपनी जिंदगी में कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। अभी तुम ही तो कह रही थी न कि तुम्हें बचाकर मैंने तुम पर एहसान किया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं वह एक हैवान से बचकर दूसरे हैवान के पास तो नहीं आ गई। तो अब तुम्हारी बारी है मेरे इस एहसान की कीमत चुकाने की। उद्धरण चिन्ह। अब वन्या को डर लगने लगा, क्योंकि यक्षित डायरेक्टली उसे उसके एहसान की कीमत चुकाने के लिए कह रहा था। वह डरते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित सर्द आवाज में बोला, मुझसे शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को वह जानती तक नहीं, इनफैक्ट आज ही उससे मिली है, उससे अचानक से शादी कैसे कर ले? पर मैं तो आपकी जानती तक नहीं। नहीं, आप मुझे जानते हैं, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम चाहो या न चाहो, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती तो यक्षित राय सिन्हानिया को जबरदस्ती करनी भी आती है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह जाती है। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह मन ही मन बोली, आधी रात को वो यहाँ से निकल जाएगी और ट्रेन पकड़ उस सिटी के लिए निकल जाएगी जहाँ उसने जॉब इंटरव्यू दिया था। यक्षित ने उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसकी तरफ अपनी घूरती आंखों से देखते हुए बोला, भागने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे इतनी आसानी से भाग पाना आसान नहीं है।
इसलिए चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। कल तुम ब्राइड की तरह रेडी रहोगी। हम कल ही शादी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह गई थी, पर उसने भी ठान रखा था कि वह किसी भी कीमत पर शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि उसे यहाँ से दूर जाना था ताकि वह एक सुकून की जिंदगी जी पाए। यक्षित उसके कमरे से बाहर आ गया और अपने सर्वेंट को वन्या का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को भी यह चेता दिया कि फार्म हाउस की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। वन्या की शक्ल देखकर वह समझ चुका था कि वह भागने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद दृष्टि पागलों की तरह वन्या को ढूंढने लगी, पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने वन्या को एक पल के लिए अपने आप से दूर किया। वह जानती थी कि उस पर खतरा मंडरा रहा था। उसने बार के कोने कोने को छान मारा पर वन्या उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर उसका फ़ोन तो कबीर और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए वो भी स्विच ऑफ हो गया था। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने अपार्टमेंट आ गई। दूसरी तरफ जीविका को भी वन्या की बहुत टेंशन हो रही थी। उसे उसकी और भी टेंशन होती अगर वह उसका मैसेज नहीं पढ़ती जिसमें वन्या ने लिखा था, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने यहाँ से जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जीविका को तकलीफ भी हो रही थी कि अब वन्या उसके साथ नहीं रह पाएगी और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि अब उसे उसकी मॉम और डैड का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। आधी रात को जैसा कि वन्या ने सोच रखा था, वह वहां से भाग जाएगी। उसने पूरी तैयारी कर ली। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इनफैक्ट कुछ सामान ही नहीं था, क्योंकि कल रात वह बार में ही अपना लगेज भूल आई थी और उसका फ़ोन कबीर और उसके दोस्तों ने पहले ही उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए वह खाली हाथ ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि दरवाजे से बाहर निकलना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वह खिड़की के रास्ते को देखने लगी। पर जैसे ही उसने वहां से नीचे झांका, यक्षित के बॉडीगार्ड्स यमराज की तरह खड़े मिले। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर तो वन्या के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निकले, क्योंकि फार्म हाउस के चारों तरफ ही सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। यक्षित अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वन्या को उसके आगे गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यक्षित की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ पाना अच्छों के बस में नहीं था। यहाँ तो फिर भी मासूम सी वन्या थी। आखिर में वन्या ने अपने भागने के प्लान को ड्रॉप कर दिया और चुपचाप बेड पर आकर लेट गई। वह अब समझ चुकी थी कि उसे यक्षित से शादी करनी ही पड़ेगी। बेड में लेटकर उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने सोचा था कि चलो अपने डैड के घर में तो वह चैन से नहीं रह पाई तो कम से कम अपने हस्बैंड के साथ तो सुकून से रह पाएगी। क्या पता जो प्यार उसे अपने डैड से नहीं मिल पाया वह उसके हस्बैंड से मिल जाए। पर यक्षित कल वन्या के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। टू बी कंटिन्यूड। तो यक्षित वन्या से शादी क्यों करना चाहता है? कल सुबह उठकर वन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। इसे जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। चौथी शादी। पर यक्षित कल वन्या के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। अब आगे। सुबह उठकर यक्षित अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वह जिम से वापस आ गया, फिर शॉवर लेने वॉशरूम में चला गया। वन्या अभी भी सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गया। व्हाइट और ब्लैक कलर के 3-पीस सूट में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्रेकफास्ट किया और एक सर्वेंट को वन्या का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए वन्या को रेडी करने के लिए। फिर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कायदे से तो आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे शादी की तैयारियों में बिजी रहना चाहिए। पर यक्षित राय सिन्हानिया को उसका काम इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर था। जिंदगी में उसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से मतलब था, एक तो अपना बिजनेस और दूसरी उसकी फैमिली। इसके अलावा भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, यक्षित को शायद ही पता हो। प्यार जैसी चीज़ों का मतलब तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था, और न ही वह मतलब रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे अवनी से प्यार हो जाए, क्योंकि अवनी का बिहेवियर उसके और उसके फैमिली के साथ बहुत ही स्वीट था। आज तक उसने अवनी का स्वीट जेस्चर ही देखा था, पर अवनी वह नहीं थी जो यक्षित और उसकी फैमिली को दिखाती थी। उसे यक्षित से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके नाम से, उसके पैसे से और उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से। जब उसे अवनी की असलियत का पता चला,
उसी पल से उसे प्यार जैसे शब्द फेंक लगने लगे। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में पनपने नहीं देगा। पर अगर उसे प्यार जैसी चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं है तो वह विन्या से शादी क्यों करना चाहता है, ये तो हमें आज शादी के बाद पता चलेगा। यक्षित अपने ऑफिस चला गया। जब विन्या उठी तो उसने सामने की तरफ देखा। एक सर्वेंट उसके सामने बैठी हुई थी। वह विन्या की तरफ देखते हुए बोली, मैडम, आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। विन्या मन ही मन बोली, बड़े आए ख्याल रखने वाले, अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। पर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर और शॉवर लेकर बाहर आ गई। बेड पर उसके लिए एक से एक एक्सपेंसिव ड्रेसेस रखे हुए थे, पर विन्या ने एक सिंपल सा फ्रॉक ड्रेस पहन लिया जिसमें वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम में आकर सोफे पर आराम से बैठ गई। दूसरी तरफ सिन्हानिया मेंशन, एक 23 साल का लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। यक्षित की तरह ही काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनैलिटी भी बहुत कमाल की थी उसकी। हाइट 5.11 और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। वो एक दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अने भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज भाई शादी करने वाले हैं। पर ये जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेकअप की दुकान अवनी मेरी भाभी बनने वाली है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिख गया। अपने मुंह में शुगर घोलने से कोई सचमुच का मीठा तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहती है वो, जैसे कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। अना उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते छोटे। वो यक्षित को पसंद है, पर ये तो सिर्फ हम सब ही जानते हैं न कि वो यक्षित के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का अने की बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, भाई, वो यक्षित भाई की वाइफ क्या उनकी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए, हे भगवान, काश वो चलती फिरती मेकअप की दुकान मंडप छोड़कर भाग जाए। उद्धरण चिन्ह। अने, छोटे, ये क्या बोल रहे हो? अगर वो मंडप छोड़कर भाग गई तो तुम्हारे भाई की शादी किससे होगी? उद्धरण चिन्ह। मैं क्या करूं भाई, एक तो वैसे भी वो मुझसे झेली नहीं जाती। शादी के बाद तो वह हमारे साथ ही रहेगी, पर मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सर्वेंट आकर उस लड़के को बुला कर ले जाता है। ये लड़का है यक्षित का छोटा भाई युवान राय सिन्हानिया। उम्र 23 साल है, यक्षित से 6 साल छोटा है। उसकी तरह ही खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। छोटा होने के कारण ये यक्षित का लाडला है। यक्षित अपने भाई से बहुत प्यार करता है, पर जताता बहुत कम है। युवान भी अपने यक्षित भाई से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। युवान के साथ जो दूसरा लड़का था वो है अने सिंह रजावत, यक्षित का बेस्ट फ्रेंड और रजावत इंडस्ट्रीज का वुड बी सीईओ। ये भी बेहद हैंडसम है। आज यक्षित की शादी होने वाली थी, इसलिए सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे। यक्षित के दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया बार बार ये खबर ले रहे थे कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है। युवान को भी उस सर्वेंट ने दादाजी के पास बुलाने के लिए आया था। लिविंग रूम में अपनी छड़ी को पकड़े हुए एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र 70 साल है, बेसब्री से चले जा रहे थे। युवान उनके पास आया और उनकी बेसब्री को देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है बड़ी, आपकी एक्साइटमेंट लेवल देखकर तो लग रहा है कि आज शादी भाई की नहीं बल्कि आपकी होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया, यक्षित और युवान के दादाजी अपनी छड़ी दिखाते हुए युवान से बोले, नालायक, अपने दादाजी से ऐसी बातें करते हैं। मैं तेरी उम्र का तेरा यार नहीं हूँ, तेरा दादा हूँ, दादा। उद्धरण चिन्ह। युवान मजाकिया लहजे में बोला, क्या बड़ी, आप भी? किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? अभी तो आप बहुत यंग हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे लिए एक खूबसूरत सी दादी माँ ले आओ। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी युवान को एक छड़ी लगाते हुए बोले, तू इस उम्र में भी मुझे अपनी दादी से पिटवाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। युवान साइड हटते हुए बोला, बड़ी, दादी माँ तो अभी हेवन में होंगी, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आप यहाँ किसके साथ रास कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रुक बेटा, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू दिन ब दिन और बेशरम होता जा रहा है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोले, देख रही हो नीलम अपने पोते को? उद्धरण चिन्ह।
युवान आगे आगे और चैतन्य जी उसके पीछे अपना छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। युवान बीच बीच में जोर से बोल भी रहा था, अरे कोई तो बचा लो इस एंग्री यंग मैन से, नहीं तो आज ये अपनी छड़ी से मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे। फिर इस हालत में मैं हैंडसम भी नहीं लगूंगा और शादी में आई कोई लड़की मुझे लाइन नहीं देगी। ओह गॉड, मेरा तो लॉस हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी युवान दौड़ते हुए एक 3 साल के क्यूट से बच्चे को देखता है जो कि बिल्कुल ही शांत होता है। वो उस बच्चे के पीछे छिपते हुए बोला, थैंक गॉड वेदांश बेटा, आप अपने चाचू को बचाने के लिए आ गए। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी सामने खड़े होकर बोले, आज तो तू इस मासूम बच्चे का सहारा लेकर बच गया, पर हर बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी वह 3 साल का मासूम बच्चा चैतन्य जी के पास गया और बोला, बले दादू, आप तातू को क्यों मार रहे थे? उद्धरण चिन्ह। उसकी स्वीट सी आवाज को सुनकर तो कोई भी अपना गम भुला सकता था। चैतन्य जी अपने घुटने के बल बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्योंकि आपके चाचू बहुत बदमाशी कर रहे थे न, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दादाजी युवान के एक कान को पकड़कर मरोड़ देते हैं। आहे, दादाजी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़का वहां आ जाता है। दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो कैजुअल आउटफिट में था। सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पैंट में भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वो दोनों को इस तरह देखकर बोला, क्या बात है, आज हमारे एंग्री यंग मैन की गाज अपने प्यारे पोते पर कैसे गिर गई? उद्धरण चिन्ह। युवान, विवेक भाई देखो न, आज हमारे बड़ी मुझे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो छोटा बच्चा जिसका नाम वेदांश है, विवेक के पास जाकर उसके पैरों पर लिपट जाता है। विवेक उसे प्यार से अपने गोद में उठा लेता है। कैसा है मेरा बेबी, आज तो तुम बहुत खुश होगे न, आज तुम्हारे डैड की शादी जो होने वाली है, आज वेदांश बेटा को उसकी मम्मा मिलने वाली है, आप खुश हो न बेटा? उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने अपने मासूम से चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। चैतन्य जी, हाँ मैं इस नालायक से शादी की तैयारियों की खबर लेने ही आया था, पर अपनी बचकानी हरकतों से इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उन्होंने युवान पर बिगड़ते हुए कहा। युवान जो अपने कानों को रब करने में लगा हुआ था, वह चैतन्य जी की तरफ देखने लगा। विवेक वेदांश को गोद में लिए हुए ही बोला, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है, अब बस यक्षित की दूल्हा बनने की बारी है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी, चलो ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और अपने बिजी दोस्त को भी याद दिला देना कि कम से कम आज टाइम पर आ जाए, अगर वो भूल गया है तो आज उसकी शादी है। उद्धरण चिन्ह। विवेक, डोंट वरी दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं और युवान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी, ठीक है, मैं अब अनिल को देख कर आ रहा है, पता चला कि शादी हो रही है और दूल्हे का बाप ही मंडप में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए चैतन्य जी वहां से जाने लगे तो वेदांश को गोद में लेने वाला ये लड़का है विवेक सिंह ओब्रॉय, यक्षित का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। यक्षित, अनय और विवेक तीनों कॉलेज के टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक ओब्रॉय इंटरप्राइजेस का सीईओ है, दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग है। चैतन्य जी एक कमरे में जाते हैं जहां एक 57 साल का आदमी अपने बेड पर लेटकर आराम से एक बुक पढ़ रहा होता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे यक्षित की शादी की ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट तो छोड़ो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैतन्य जी बेड पर बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोले, अनिल बेटे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और एक तुम हो कि कमरे में पड़े हो। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी, पापा आप भी जानते हैं कि मुझे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी, बेटा मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम 15 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम शादी में आ रहे बस। उद्धरण चिन्ह। अपना फैसला सुनाकर चैतन्य जी उस कमरे से बाहर आ गए। अनिल जी में हिम्मत नहीं थी कि वे अपने डैड की बात को काट पाएं और वे उनका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए शादी के लिए रेडी होने लगे। तो ये शख्स हैं चैतन्य जी के बड़े बेटे और यक्षित युवान के डैड मिस्टर अनिल राय सिन्हानिया। सभी शादी के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए थे। शादी एक 7 स्टार होटल में होने वाली थी, सभी वहीं जाने वाले थे। यक्षित सीधे वहीं रेडी होने वाला था। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे।
क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिन्हानिया मेंशन के सभी आदमी कहरदा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वेयर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हों। हैंडसम आदमियों की यह टोली यक्षित की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। कैसा रिएक्शन होगा सबका जब दुल्हन की जगह पर वन्या होगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। फर्स्ट नाइट। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिन्हानिया मेंशन के सभी आदमी कहरदा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वेयर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हों। हैंडसम आदमियों की यह टोली यक्षित की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। अब आगे। छोटा वेदांश भी आज क्रीम कलर के क्यूट से कुर्ते और पजामे में था। उसने पैरों में क्यूट क्यूट से जूते पहन रखे थे। वो अपने युवान चाचू के गोद में था। सभी होटल में पहुंच चुके थे। बस यक्षित का ही इंतजार था। दादाजी कब से बेताबी से उसके इंतजार में थे। दरअसल यक्षित की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ी जिसकी वजह से वह लेट हो रहा था। दूसरी तरफ एक होटल रूम में अवनी दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल तैयार थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में वह बिल्कुल तैयार हो गई। लाल रंग के इस शादी के जोड़े में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। अवनी की एक फ्रेंड उसकी तरफ निहारते हुए बोली, ओह माय गॉड, अवनी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही है तू। उद्धरण चिन्ह। अवनी इतराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही यक्षित को भाग गई? जरूर मुझमें कुछ ऐसी क्वालिटी तो जरूर होगी न जिससे यक्षित को सिर्फ मैं ही नजर आई उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। एक दूसरी फ्रेंड बोली, मानना पड़ेगा अवनी, बहुत सारी लड़कियां मिसेस यक्षित राय सिन्हानिया बनने का ख्वाब देख रही थीं, पर तूने आज सबको पीछे छोड़ते हुए ये बाजी मार ली। उद्धरण चिन्ह। अवनी फिर इतराते हुए बोली, हाँ क्योंकि मैं ही यक्षित की वाइफ बनने के लायक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने ब्राइड मैड्स के साथ मंडप की तरफ जाने लगी। यक्षित भी होटल आ चुका था। वह दूल्हे की ड्रेस में बिल्कुल रेडी था। उसने भी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ग्रीन कलर का कुंदन का बड़ा सा हार और उसके ड्रेस से मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में वह किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह लग रहा था। जब वह बाहर आया तो यक्षित के दोस्त, उसका भाई, उसके साथ काम करने वाले उसके एम्प्लॉय और खासकर यक्षित का क्यूट सा बेटा वेदांश अपने डैडी को देखता रह गया। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित अपने बेटे के पास गया और उसे अपने गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लेता है। वेदांश भी अपने छोटे छोटे प्यारे होंठों से अपने डैड के गालों को चूम लेता है। फिर यक्षित उसे युवान की गोद में दे देता है और मंडप में बैठ जाता है। आज इस शादी में क्या होने वाला था ये यक्षित के अलावा और कोई नहीं जानता था। अवनी भी मंडप में आ गई। उसके आने के बाद शादी की सारी विधियां होनी शुरू हो गई। मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने यक्षित को अवनी की मांग भरने के लिए कहा, पर इससे पहले ही वहां लगे म्यूजिक सिस्टम में अवनी की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसमें वह साफ साफ अपने मुंह से ही कबूल रही थी कि वह यक्षित से क्यों शादी कर रही है। ये सुनकर अवनी ताव में आ गई। वह अपना घूंघट हटाते हुए बोली, ये क्या बकवास है, आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, ये नॉनसेंस नहीं बल्कि तुम्हारा असली चेहरा है। तुम और कुछ भी देखना चाहती हो तो तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें अवनी अपने डैड को यक्षित से शादी करने के पीछे असली रीजन को बयां कर रही थी। अब अवनी की पोल खुल चुकी थी, पर फिर भी अपनी बेशर्मी को जारी रखते हुए वह बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा यक्षित, मैं तुमसे यह शादी तुम्हारे पैसों और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती थी, पर इसमें गलत क्या है, आज की दुनिया में किसी पैसे से प्यार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, भाई बेशर्मी तो देखो इस लड़की की। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने सालों में क्या तुम ये नहीं जान पाए कि यक्षित राय सिन्हानिया को धोखे से सख्त नफरत है, या अपनी अच्छाई का नाटक करते करते तुम ये भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। अवनी, ओके फाइन, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे इरादों का पता चल चुका है, पर मैं भी तो देखूं कि तुम किससे शादी करते हो। यक्षित राय सिन्हानिया, तुम्हारे गुस्सैल और एरोगेंट नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखों में एक चमक लेकर बोला, डोंट वरी मिस अवनी खुराना, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी इसी मंडप में होगी और आज ही होगी। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई,
अब इतनी जल्दी कौन भाई से शादी करने के लिए रेडी होगा। उद्धरण चिन्ह। घर के बाकी आदमी भी हैरान होकर यक्षित को देखते रह गए। तभी शादी के जोड़े में वन्या वहां पर आ गई। यक्षित पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसने वन्या का हाथ पकड़ते हुए मंडप तक ले आया। अनय विवेक और युवान की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है। उद्धरण चिन्ह। युवान, भाई ये जो भी है, पर इस मेकअप की दुकान अवनी से तो फार बेटर है। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। उद्धरण चिन्ह। यक्षित पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी शादी की विधियां शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वन्या बहुत ही नर्वस और बेचैन हो रही थी। आज उसकी शादी हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का बड़ा दिन था, पर उसका कोई भी अपना वहां मौजूद नहीं था। उसने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे। अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर भी बहुत सपने संजो लिए थे, जो आज उसे टूटते नजर आ रहे थे। इन सब की वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जिसे यक्षित महसूस कर पा रहा था। तभी एक बूंद आंसू वन्या की आंखों से निकलकर यक्षित के हाथों में गिर जाती है। वो एक नज़र उठाकर वन्या की तरफ देखता है। इस वक्त वह अपनी आंखों को बंद किए हुए होती है। कुछ ही देर बाद यक्षित वन्या की मांग में सिंदूर भरकर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर 7 फेरे ले लेता है और 7 जन्मों के इस पवित्र बंधन में बंध जाता है। यक्षित ने अवनी के सामने ही आज शादी कर ली। अवनी तो बस देखती ही रह गई। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यक्षित ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो मन ही मन वन्या को देखते हुए बोली, तो तुम्हारी वजह से यक्षित मुझसे दूर हो गया, पर तुम देखना बहुत जल्द तुम अपने किए पर पछताओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए वह वहां से पांव पटकते हुए चली गई। युवान तो बहुत खुश था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी अवनी से हो। वो इसलिए भी खुश था क्योंकि वन्या उसे बहुत स्वीट और प्यारी लग रही थी। यक्षित वन्या को दादाजी के पास ले जाकर उनके पैर छूने के लिए बोला। यक्षित और वन्या दादाजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। तभी यक्षित अपने डैड अनिल जी को देखता है। चैतन्य जी उन्हें इशारे से हाँ कहते हैं। दोनों उनके पैर छूते हैं तो अनिल जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। युवान चहकते हुए अपने भाई और भाभी को हक करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई एंड भाभी। उद्धरण चिन्ह। युवान के बाद बारी बारी से विवेक और अनय भी उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। उनके बाद तेजस, समर्थ, आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत भी अपने बॉस और अपनी नई मैडम को कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर उनकी कार सिन्हानिया मैंशन की तरफ जाने लगती है। यक्षित और वन्या एक कार में होते हैं और बाकी सब दूसरी कारों में। मैंशन पहुंचने के बाद यक्षित और वन्या कार से बाहर आते हैं। दादाजी और बाकी सब पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सब शादी अटेंड करते करते बुरी तरह थक चुके थे। दादाजी के इशारे पर वन्या चावल से भरे कलश पर अपने दाएं पैर से उसे गिराकर सिन्हानिया मैंशन में अपना कदम रखती है। सभी बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। वन्या को भी यक्षित के कमरे में ले जाया जाता है। वहां आकर वह हैरानी से कमरे की एक एक चीजों को देखने लगती है। सारी चीजें बड़े सलीके से रखी हुई थी। कमरे का थीम पूरा वाइट था। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। रूम से अटैच्ड एक बालकनी भी था जो ग्लास डोर से होकर जाया जाता था। बेडरूम से अटैच्ड और भी रूम्स थे। फिर वन्या की नज़र यक्षित के बड़े से मुलायम बिस्तर पर गई, जो कि सफ़ेद लिली और गुलाब से सजा हुआ था, जो कि उनके फर्स्ट नाइट के लिए प्रिपेयर किया गया था। ये देखकर वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे घबराहट भी होने लगी कि पता नहीं आज यक्षित उसके साथ क्या करने वाला है। कहीं यह शादी उसने उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो नहीं किया है। वन्या के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो हाथ जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान प्लीज़, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं पूरी तरह टूट जाऊं। वन्या के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। फिर उसकी नज़र बेड के ठीक पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो कि यक्षित और वेदांश की थी। उस फोटो में यक्षित वेदांश को बहुत प्यार से हक किए हुए था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह। थोड़ी देर तक उस तस्वीर को निहारने के बाद वन्या ग्लास डोर के पास आकर बाहर चांद को निहारने लगी। उस चांदनी रोशनी में वन्या का रंग और भी खिल उठा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और यक्षित एंटर हुआ। कमरे में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने बैग की तरफ पड़ी, जो कि फूलों से बिल्कुल सजी हुई थी। फिर उसने वन्या की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। वह चांद को निहारने में इतनी बिजी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यक्षित रूम में आ चुका है। यक्षित ने उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखा, जिससे वन्या हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखने लगी। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा,
फिर अगले ही पल उस बेड को जो कि फूलों से सजा हुआ था। फिर उसने अपनी नजरें झुका लिया। यक्षित समझ गया कि वन्या घबरा रही है। ये देखकर यक्षित को एक खुरापात सूझा। उसने अपनी एक उंगली से वन्या के चिन्ह को ऊपर किया। वो उसके कंधे को पकड़कर बेड की तरफ मुंह करते हुए बोला, देखो आज हमारे लिए कितनी तैयारियां की गई है। आई थिंक हमें उनकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वन्या की घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि कहीं यक्षित ने उसका फायदा उठाने के लिए तो यह शादी नहीं की। वन्या डर के मारे एक एक कदम पीछे हटने लगी। यक्षित भी उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। अब वन्या के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। वह दीवार से बिल्कुल सट चुकी थी। यक्षित ने अपने दोनों हाथों के मजबूत घेरे से वन्या का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच अब कम फासले रह गए थे। वन्या ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगने लग गया कि आज यक्षित उसे नहीं छोड़ेगा, पर बड़ी देर बाद भी उसे यक्षित का उसके बेहद करीब आने का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल दी। सामने यक्षित अपनी सर्द आंखों के साथ खड़ा हुआ था। वह इसी सर्द आवाज के साथ बोला, डोंट वरी, मैंने यह शादी तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। तभी यक्षित के दरवाजे से क्यूट सा वेदांश अंदर एंटर होता है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से यक्षित के पैरों के पास पहुंच जाता है और छिपकर अपनी प्यारी आंखों से वन्या को देखने लगता है। ये देखकर यक्षित उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बेबी को निन्नी नहीं आ रही। बेटा आप अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई बात नहीं, आज आपके डैडी आपको सुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी, ये यक्षित का बेटा है। उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह वन्या की तरफ ही अपनी मासूम आंखों से देखने लगा। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मेरे बेटे वेदांश की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। तो क्या वन्या यक्षित के दिल में अपना जगह बना पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या वह यक्षित को यह एहसास दिला पाएगी कि हर लड़की अवनी की तरह नहीं होती? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। इफ यू लाइक माई स्टोरी देन प्लीज गिव इट अ हार्ट, शेयर एंड कॉमेंट। वेलकम टू सिंघानिया फैमिली। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वन्या भोली बनते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर वन्या की नज़र अपनी तरफ मासूमियत से देखते वेदांश पर गई। वेदांश उसे बहुत ही क्यूट लगा। वन्या को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने अपने चेहरे पर स्वीट सी स्माइल लेकर अपनी दोनों बाहों को फैलाकर वेदांश की तरफ करके अपने पास बुलाया। वह बिना देरी किए वन्या की गोद में आ गया। यक्षित ये देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि वेदांश जनरली किसी अजनबी के पास नहीं जाता था। वन्या प्यारे से वेदांश को अपनी गोद में भरकर उसके प्यारे प्यारे गोल गोल गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है आप बहुत ही क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। वेदांश अभी भी वन्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी भी वह काफी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। वन्या इस बार में यक्षित को पूछना चाहती थी, पर अभी उसने ये पूछना सही नहीं समझा। वन्या, ओफो, मैं क्यूट बेबी को तो बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर यह क्या? मम्मा शब्द सुनते ही वेदांश के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। वन्या को भी यह समझ नहीं आया कि वेदांश के साथ क्या हो गया। वह उसे चुप कराते हुए बोली, अलेले, मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा क्या तुम्हें मम्मा पसंद नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। अगर आपने अभी रोना बंद नहीं किया तो आपकी मम्मा भी रोने लगेंगी। वन्या का इतना कहना था कि वेदांश ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लेता है। ये देखकर वन्या उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बॉय। उद्धरण चिन्ह। यक्षित खड़ा होकर वन्या को देखने लगा, जो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। वह वेदांश को संभाल ही रही थी कि तभी उसके लहंगे की चोली उसके पीठ पर चुभने लगी। आहा। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर यक्षित बोला, जाओ तुम चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या, पर मेरे कपड़े। उद्धरण चिन्ह। यक्षित,
डोंट वरी, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दिया है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या से वेदांश को लेने के लिए हुआ ताकि वह चेंज कर सके, पर वेदांश वन्या की गोद से उतरते के लिए तैयार नहीं था। वन्या को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा, मम्मा बस 10 मिनट में आ जाएंगी, तब तक आप डैडी के साथ रहो, ओके। उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने हाँ में सिर हिलाया। वन्या चली गई और 10 मिनट बाद चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर का प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था। फिर वह वेदांश को अपनी गोद में ले लेती है। तब यक्षित भी चेंज करने के लिए चला जाता है। वन्या वेदांश को कहानी सुनाने लगती है। 10 मिनट बाद यक्षित जब कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि वन्या वेदांश को कहानी सुनाने में बिजी है और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। यक्षित तो दोनों की बॉन्डिंग को देखता ही रह गया। वन्या ने एक ही दिन में वेदांश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। तभी कहानी में एक मॉन्स्टर का जिक्र हुआ जिससे वेदांश डर गया। अब तक यक्षित भी बेड पर आकर लेट चुका था। उसकी नजरें बेड पर बैठी वन्या और अपने बेटे वेदांश पर थी। वेदांश को डरा हुआ देख वन्या उसे अपने सीने में छिपा लेती है और अपनी कहानी पूरी करने लगती है। कहानी पूरी होते होते वेदांश की आंखें बंद हो चुकी थी। उसे सोया हुआ देख वन्या उसके माथे को चूम लेती है और उसे यूं ही अपने सीने से लगा कर लेट जाती है। यक्षित थोड़ी देर तक वन्या और वेदांश को यूं ही निहारता है, फिर उनके करीब आकर वह भी सो जाता है। अगली सुबह सबसे पहले यक्षित की नींद खुलती है तो उसकी नज़र वन्या पर पड़ती है जो वेदांश को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वेदांश के चेहरे पर भी वन्या के पास सोने से एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था, जो सुकून यक्षित भी अपने बेटे को नहीं दे पाया था। वह एक नज़र दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया, फिर अपने जिम वेयर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय यक्षित के। 10 मिनट के अंदर ही वहां सभी बॉयज आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिन्हानिया मेंशन में रुक गए थे, इसलिए आज जिम में युवान, अनय, विवेक, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी सुबह सुबह यक्षित को जिम में देखकर खुसूर फुसूर करने लगे। यक्षित भी समझ पा रहा था कि आखिर ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही होगी, पर उसने इस फालतू टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा। अनय यक्षित के कंधे पर हाथ रख कर बोला, यार यक्षित, वेरी बैड। हमें लगा था कि कम से कम आज तो तू लेट आएगा, पर नहीं लगता है कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अच्छी तरह समझ रहा था कि अनय का इशारा किस तरफ है। वह एक नज़र घूरकर अनय को देखने लगा। इतने में युवान आ गया और सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई, भाभी के साथ आप दोनों को जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस अवनी खुराना को डंप करके भाभी से शादी कर ली। भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। पीछे आस्तिक और भाविक मुंह दबाकर हंस रहे थे क्योंकि सबके सब यक्षित की फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़ गए थे। विवेक भी बार बार यक्षित से बस यही पूछे जा रहा था। यक्षित ने 100 सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, इनफ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को मेरे फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा। मैं तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद ही जान जाओगे। तुम सब कान खोल कर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है ताकि उसको उसकी मां मिल जाए। बस इसके अलावा इस शादी का और कोई मतलब नहीं है। सभी एकदम साइलेंट हो गए क्योंकि अगर अभी किसी ने कुछ भी कह दिया या पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता था। सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए। यक्षित के जाने के बाद वन्या की नींद भी खुल चुकी थी। उसे अपने घर में जल्दी उठने की आदत थी क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। वह सुबह उठकर वेदांश को खुद से अलग करके बेड पर अच्छी तरह सुला दिया, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम की डोर पर नॉक करने लगा। वन्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट एक पैकेट लेकर खड़ा हुआ था। मैडम, ये बड़े साहब ने आपके लिए भिजवाया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या हाँ कहते हुए वह पैकेट सर्वेंट से ले लेती है। ये चैतन्य दादाजी ने वन्या के लिए भिजवाया था। वन्या शॉवर लेकर तैयार होने लगी। ये रेड कलर की साड़ी थी जो न तो बहुत हल्की थी और न ही ज्यादा भारी। वन्या को साड़ी पहननी पहले से आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से यह साड़ी पहन ली, फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरीज पहनने लगी।
गले में उसने यक्षित के नाम का मंगलसूत्र पहना और दादाजी का भिजवाया साड़ी से मैच करता हुआ कुंदन का हार। कानों में मीडियम साइज की इयरिंग्स पहने, बालों को उसने खुला ही रखा था। इस लुक में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वेदांश अभी भी सो ही रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे, चैतन्य जी, अनिल जी, युवान, यक्षित, विवेक, अनय, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सभी थे। जैसे ही विन्या वेदांश को गोद में लेकर नीचे उतरने लगी, सबकी नजरें यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांश की मां लग रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखता देख विन्या अनकंफर्टेबल हो गई। उनकी तरफ देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर लड़के ही हैं? उद्धरण चिन्ह। विन्या का ये सोचना जायज था, क्योंकि वहाँ सभी फैमिली मेंबर मेल ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली सब एनसी थी। मतलब उसके अलावा और कोई फीमेल मेंबर सिन्हानिया फैमिली में नहीं थी। नीचे आकर विन्या सबसे पहले दादाजी के पैर छू लेती है। वे उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है। वह भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पर उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन होता है। विन्या दादाजी को कहकर वेदांश को उसके कमरे में रेडी करने के लिए ले जाती है। वह सबसे पहले उसे नींद से जगाती है, पर वह नींद में कुनकुनाते हुआ वापस अपने छोटे छोटे हाथों से विन्या की गर्दन को थाम लेता है। पर विन्या उसे प्यार से उठाते हुए बोली, वेदांश बेटे, अगर आप ऐसे ही मम्मा की बाहों में सोते रहोगे तो आपको मम्मा के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। फेवरेट डिश का नाम सुनकर वेदांश ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और मासूमियत में नमे सिर हिला दिया। ये देखकर विन्या उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, गुड बॉय। उद्धरण चिन्ह। फिर उसे रेडी करने के लिए वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वह उसे रेडी करके बाहर ले आई। तब तक घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और हॉल में हाजिर थे। युवान वेदांश को विन्या की गोद से ले लेता है। चैतन्य जी विन्या का वेलकम करते हुए बोले, आपका इस घर में स्वागत है बेटा। उद्धरण चिन्ह। विन्या उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और थैंक यू कहती है। चैतन्य जी विन्या का सबसे परिचय करवाने के अंदाज में कहते हैं, आइए सबसे पहले हम आपका सबसे परिचय करवाते हैं, पर इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। विन्या जी, मेरा नाम विन्या अग्रवाल है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज से आप विन्या यक्षित राय सिन्हानिया हैं। उद्धरण चिन्ह। विन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। चैतन्य जी अपना इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। बेटा, हम हैं आपके दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया। विन्या उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, फिर अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल राय सिन्हानिया। वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है, फिर युवान की तरफ देखते हुए बोले, ये है हमारा सबसे शैतान पोता, यक्षित का छोटा भाई और आपका देवर युवान राय सिन्हानिया। युवान खुश होकर विन्या को हक कर लेता है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यक्षित की जलती आंखें उसे ही घूर रही हैं। फिर एक एक करके दादाजी विन्या को विवेक से, अनय से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंडशेक करते हैं और उन्हें सिन्हानिया फैमिली में वेलकम करते हैं। इसी तरह वे विन्या का परिचय आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत से करवाते हैं। आस्तिक राजवंश यक्षित का चीफ बॉडीगार्ड है, जो यक्षित और सिन्हानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी देखता है। भाविक मुखर्जी, ध्रुव सिंघल और एकांत राजदान यक्षित के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगुअर स्क्वाड के तीनों स्क्वाड के हेड्स हैं। इस टीम का हेड यक्षित खुद था। ये तीनों भी सिन्हानिया मेंशन में ही रहते थे। टू बी कंटिन्यूड। आगे के चैप्टर में हम वेदांश के बारे में जानेंगे कि क्या वही यक्षित के खुद का बेटा है या उसने उसे गोद लिया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीओस फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। चसिक्स पहली रसोई और गिफ्ट। आस्तिक राजवंश यक्षित का चीफ बॉडीगार्ड है, जो यक्षित और सिन्हानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी देखता है। भाविक मुखर्जी, ध्रुव सिंघल और एकांत राजदान यक्षित के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगुअर स्क्वाड के तीनों स्क्वाड के हेड्स हैं। इस टीम का हेड यक्षित खुद था। ये तीनों भी सिन्हानिया मेंशन में ही रहते थे। अब आगे सबके इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद वेदांश युवान की गोद से उतरकर चैतन्य जी के पास आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके पैर को हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बड़े दादू, आपने तो नई मम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वेदांश की इस क्यूट से जेस्चर पर सबके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। यहाँ तक कि अनिल जी के फेस पर भी। जनरली वे स्माइल नहीं करते थे। जब से उनकी वाइफ मिसेस मालविका राय सिन्हानिया और बेटी युविका की मौत हुई थी, तब से उन्हें इस दुनिया में कुछ रंग ही नजर नहीं आने लगा।
अनिल जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके अचानक चले जाने से अनिल जी टूट से गए। उन्हें अपनी वाइफ और बेटी को खोने का गम बराबर था। बस वेदांश ही वो क्यूट और लकी बच्चा था जिसकी वजह से कभी कभी ही सही पर अनिल जी मुस्कुराते थे। चैतन्य जी वेदांश को अपने गोद में उठाकर बोले, नहीं मम्मा, आप इनसे मिलिए। ये है आपके और आपके पति के क्यूट बेटे वेदांश राय सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। वन्या आगे जाकर वेदांश के क्यूट सी गालों को आहिस्ते से पींच कर लेती है जिससे ये गुलाबी से हो जाते हैं। तभी सवेंस ब्रेकफास्ट की टेबल पर खाना लगा देते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रोज यक्षित की गोद में ब्रेकफास्ट करने वाला उसका बेटा आज इत्मीनान से वन्या की गोद में खाना खा रहा था। दोनों को यूं एक साथ खाना खाते देख यक्षित को अवनी का वेदांश के साथ एक इंसिडेंट की याद आई। कुछ इसी तरह वेदांश अवनी के गोद में भी खाना खाना चाहता था, पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसने उसे अपनी गोद से धक्का दे दिया। तब आसपास वहां कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। जब वेदांश का रोना सुनकर युवान उसके पास आया तो देखा कि वह फर्श पर पड़ा रो रहा है और अवनी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही है। युवान समझ गया कि यह उस चुड़ैल अवनी का ही काम है। उसने तुरंत वेदांश को गोद में उठा लिया और अवनी को बहुत सुनाया था। उसकी बातें सुनकर अवनी सिन्हानिया मेंशन से तुरंत चली गई। उसे लगा कि यक्षित को इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा। जब यक्षित को इसके बारे में पता चला तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने पहले ही इस बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ये लड़की वेदांश को उसकी एब्सेंस में कितना टॉर्चर कर चुकी होगी। पर अब यक्षित ने खुद से वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद वेदांश के हर पल की खबर रखेगा। वह किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सब वह देख पा रहा था कि सामने वन्या की गोद में वह इत्मीनान से खाना खा रहा है और वन्या भी उसे अपने बच्चे की तरह आहिस्ते आहिस्ते खिला रही है। जब सबकी ब्रेकफास्ट हो गई तो दादाजी ने वन्या को बुलाकर कहा, बेटा, आज आपको इस घर में पहली रसोई की रस्म करनी है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। वन्या तो खाना बनाने में माहिर थी। इनफैक्ट कुकिंग उसका हॉबी भी था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह किचन की तरफ चली गई। एक मेड उसे किचन का रास्ता दिखाने लगी। किचन में एंटर होते ही उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करवाया गया था। ये किचन वन्या के घर के किचन से 3 गुना बड़ा था। वैसे तो वन्या के घर का किचन भी बहुत छोटा नहीं था, पर इस किचन की बात ही कुछ और थी। किचन में उसकी हेल्प के लिए शेफ्स और बाकी मेड्स पहले से ही मौजूद थीं। वन्या ने उन सबको ग्रीट किया। उसकी इतनी हम्बल बिहेवियर को देखकर सारे शेफ्स और मेड्स चौंक गए। उन्होंने भी अपनी नई मैडम को ग्रीट किया। अपने लिए मैडम शब्द सुनकर वन्या को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी, पर अब उसे इनकी आदत डालनी थी, क्योंकि वही यक्षित की वाइफ जो थी। उसने सारे शेफ्स को आराम से बैठने के लिए कह दिया और मैड्स को भी बैठ जाने के लिए कह दिया। आप लोग बैठ जाए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह इत्मीनान से कुकिंग करने लगी। बीच बीच में उन सब से बातें भी करने लगी। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वह कितनी डाउन टू अर्थ है। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह सिन्हानिया फैमिली की बड़ी बहू है। युवान वेदांश को किचन में लेकर जब वन्या को देखने के लिए गया तो वह उसे शेफ्स और मैड्स के साथ बातें करते हुए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह मन ही मन बोला, भाभी बिल्कुल मुझ पर ही गई हैं। थैंक गॉड आप आ गई भाभी। अब हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वेदांश युवान की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे पता हो कि युवान क्या सोच रहा है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख युवान बोल पड़ा, डोंट वरी बेटे, हम आपके डैडी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना। क्या आपको नहीं पता आपके डैडी आपके चाचू को कितना पनिश करते हैं? उद्धरण चिन्ह। वेदांश युवान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि ये बात सच थी कि यक्षित अक्सर युवान की बचकानी हरकतों पर उसे पनिश किया करता था, और वेदांश ने भी अपने डैडी को अपने चाचू को पनिश करते हुए देखा था। दोनों थोड़ी देर तक वन्या को यूं ही निहारते हैं, फिर वापस अपने सीट में आ जाते हैं, क्योंकि उनका वेट अभी खत्म होने ही वाला था। थोड़ी देर बाद वन्या अपनी पहली रसोई के साथ हाजिर हो जाती है। मैड्स डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। वन्या एक एक करके सबको सर्व कर देती है। खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि खाना कितना टेस्टी बना है। वन्या ने सबके लिए खीर बनाई थी, जो दिखने में ही इतना लाजवाब लग रहा था। सबसे रहा नहीं गया और सब खाने पर टूट पड़े। बहुत जल्द वन्या की बनाई सारी खीर खत्म हो गई, पर खाने वालों का दिल नहीं भरा।
यक्षित के पास अभी भी उसकी कटोरी बची हुई थी, क्योंकि वह धीरे धीरे खा रहा था। युवान की नज़र उसकी कटोरी पर पड़ गई। फिर क्या था, वो बिना टाइम वेस्ट किए बोला, भाई मैं क्या बोल रहा था, आप ये रहने दो, बेकार में आपका वेट बढ़ जाएगा। ये मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरा क्या है, मैं आपकी तरह ज़्यादा बिजी नहीं रहता तो आराम से जिम करके अपना वेट कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहकर यक्षित के जवाब का वेट किए बगैर ही वह उसकी कटोरी छीन लेता है। यक्षित तो अपने भाई की इस हरकत पर उसे घूरता ही रह जाता है, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। यक्षित कुछ बोल पाता इससे पहले ही युवान ने उसकी कटोरी खाली कर दी। ये देखकर सबके फेस पर एक हंसी आ गई, सिवाय अनिल जी के। वे अभी भी सीरियस ही थे। वन्या भी दोनों भाइयों की नोक झोंक देखकर हंस पड़ी। सबने वन्या की खीर की बहुत तारीफ की, खासकर युवान तो उसकी खीर का दीवाना ही हो गया। उसे रहा नहीं गया और वन्या के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए बोला, भाभी ये इतना टेस्टी खीर बनाने के लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। आपके हाथों की बनाई खीर वर्ल्ड्स बेस्ट खीर है। भाभी आपको तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर वन्या को बहुत अच्छा लगा। उसके घर में आज तक किसी ने भी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी सिवाय जीविका के। उसे तो अपनी दी के हाथों का बना खाना सबसे पसंदीदा लगता था। उधर यक्षित अपनी जलती आंखों से युवान को घूरने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यक्षित उसकी तरफ घूर क्यों रहा है, जैसे कि उसने उसकी कीमती चीज को हाथ लगा दिया हो। युवान अपने बगल में बैठे विवेक को यक्षित की तरफ इशारे से बोला, विवेक भाई, ये भाई को क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? युवान ने ये भोलेपन में कह दिया। विवेक हंसते हुए बोला, छोटे तूने गलत कह नहीं बल्कि गलत कर दिया। यक्षित राय सिन्हानिया की वाइफ के हाथों में किस करके, ये कहते हुए वह हंसने लगा। युवान छोटा सा मुंह लेकर बोला, पर यक्षित राय सिन्हानिया की वाइफ मेरी भाभी भी तो है, और मुझे भी अपनी भाभी पर पूरा हक है। युवान ने ये किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कि वन्या उसकी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। दादाजी ने सबकी तरफ देखकर कहा, बस तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। आज शाम को सब ऑफिस से आते वक्त वन्या के लिए याद से तोहफे ले आएंगे, और यक्षित खासकर तुम। पता चल रहा है कि सभी तुम्हारी वाइफ के लिए तोहफे ले आए और सिर्फ तुम ही भूल गए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी के इतना कहते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। यक्षित का तो मुंह बन गया। वो एक नज़र सबको घूर कर देखता है, फिर दादाजी से बोला, डोंट वरी दादाजी, मुझे याद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर विवेक और अनय की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों भी ऑफिस से सीधे अपने अपने घर के लिए खिसक मत जाना। वन्या ने तुम सबके लिए प्यार से ये खीर बनाया है। उद्धरण चिन्ह। अनय, डोंट वरी दादाजी, आप नहीं भी बोलते तो भी हम भाभी के लिए गिफ्ट जरूर लाते। आखिर इन्होंने हमारे लिए इतना टेस्टी खीर जो बनाया था। फिर वन्या की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर टेस्टी खीर। उद्धरण चिन्ह। वन्या मुस्कुराते हुए मोस्ट वेलकम बोलती है। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखकर बोले, बेटा क्या खीर थोड़ी और बची है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी का इतना कहना था कि युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दादाजी आप भी? 2 कटोरी खीर तो आप अकेले खा गए और अभी भी भाभी से ये पूछ रहे हैं कि खीर बची है या नहीं। ये कहते हुए वह दोबारा अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। दादाजी नालायक, ये मैं अपने लिए नहीं तेजस और समर्थ के लिए बोल रहा हूँ। उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथों का खीर खाने का मन होगा ना। उद्धरण चिन्ह। वन्या, डोंट वरी दादाजी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। ये कहते हुए वह अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे यक्षित को दे दिया। यक्षित, अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। साथ में भाविक, ध्रुव और एकांत भी ऑफिस के लिए निकल गए। टू बी कंटिन्यूड। तो क्या वन्या यक्षित के दिल को यह समझा पाएगी कि प्यार जैसे शब्द फेक नहीं होते? वह भी एक लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है जितना कि वेदांश अपने लिए माँ डिजर्व करता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। वेदांश की क्यूट स्माइल। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं भाभी, मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। तभी दोनों की नज़र सामने सोफे की तरफ जाती है। उन्हें वेदांश वहां नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं और वेदांश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब आगे। सिन्हानिया अंपायर। यक्षित अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे उस टिफिन बॉक्स की याद आई जिसमें वन्या ने दादाजी के कहने पर समर्थ और तेजस के लिए खीर भिजवाई थी। दोनों तो जब यक्षित अपने कैबिन में एंटर हो रहा था
उसी वक्त उसके हाथों में टिफिन बॉक्स देख चुके थे। युवान ने उन दोनों को कॉल करके पहले ही बता दिया था कि वन्या ने आज पहली रसोई में खीर बनाई थी, जो बहुत ही टेस्टी थी। ये सुनकर ही तेजस और समर्थ के मुंह में पानी आ गया था। युवान ने ये भी बता दिया था कि दादाजी ने दोनों के लिए भी खीर भिजवाई है। वे तब से यक्षित के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यक्षित को अपने कैबिन में एंटर होते देखा तब से वे खीर खाने के लिए बेकरार थे। पर यक्षित को इस बीच एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ गया था, जिसकी वजह से वह खीर के बारे में तो भूल ही गया था। तेजस और समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बॉस से खीर के बारे में कैसे पूछें। वे तरह तरह के पैंतरे आजमा चुके थे, पर यक्षित को याद ही नहीं आ रहा था कि उसे उन दोनों को खीर देनी है। तभी तेजस के दिमाग की बत्ती जली और उसने समर्थ के कान में फुसफुसाया, जिससे दोनों की आंखें चमक उठी। वे दोनों एक फाइल लेकर यक्षित की कैबिन को नोक करने लगे। यक्षित ने रिमोट से डोर ओपन करके कम इन कहा, तो दोनों यक्षित के सामने हाजिर हो गए। तेजस यक्षित की तरफ फाइल देते हुए बोला, बॉस आपने मैडम की फाइल मंगवाई थी, इसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उनसे फाइल ले लेता है और अपने काम में लग जाता है। समर्थ तेजस की तरफ घूरने लगता है, जैसे बोल रहा हो कि बॉस हमसे खीर के बारे में कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। दोनों को खुसूर फुसूर करते देख यक्षित घूरकर उन दोनों को देखता है। यक्षित, क्या हुआ, तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ जाकर अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। दोनों मुंह लटकाते हुए यक्षित की कैबिन से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनका आखिर प्लान भी फेल होता नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने कैबिन से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, यक्षित ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का इतना कहना था कि तेजस और समर्थ का दिल खुश हो गया। वे खुशी के मारे पीछे पलटे तो यक्षित उन्हें टिफिन देते हुए बोला, वन्या ने आज पहली रसोई में खीर बनाई थी, तो उसने तुम दोनों के लिए भी भिजवाया है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ और तेजस जल्दी से वो टिफिन बॉक्स ले लेते हैं और यक्षित को थैंक यू बॉस कहते हुए कैबिन से निकल जाते हैं। यक्षित तो उन दोनों को देखता रह जाता है, जो इस वक्त किसी भूखे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे। उनके जाने के बाद यक्षित वन्या की बनाई खीर को याद करने लगा। खीर तो उसने वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। दादाजी ने मुझे उसके लिए गिफ्ट लाने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि उसे किस तरह की गिफ्ट पसंद आएगी। ये सोचते हुए वह वन्या की डिटेल्ड फाइल पढ़ने लगा। वन्या अग्रवाल, एज 24 साल, डैड का नाम मिस्टर जीतेश अग्रवाल और मां का नाम मिसेस गौरी अग्रवाल। वन्या जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तब उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली मिस मंदिरा के साथ। दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिसेस मंदिरा का वन्या के प्रति बिहेवियर बहुत ही खराब था। वह उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और काम पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी करती थी। वन्या की एक सौतेली बहन भी है, जीविका अग्रवाल। जीविका और वन्या का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आकर वन्या ने घर छोड़कर भागने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। अब यक्षित को समझ आया कि वन्या उस दिन जब उसे बार में उस हालत में मिली थी, वह घर से भागने की कोशिश कर रही थी। वन्या की डिटेल्ड फाइल पढ़कर यक्षित को ये पता चल गया कि वन्या की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वह वन्या को लेकर अपने फार्म हाउस आया था तो उसने उसके हाथों और पीठ पर चोटों के निशान भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि हो न हो ये चोट उसकी सौतेली मां मंदिरा ने उसे दिए थे। यक्षित को मंदिरा पर गुस्सा आने लगा। साथ ही उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयां और सप्लीमेंट्स मंगवा लिया। डॉक्टर ने वन्या का चेकअप करके बताया था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा वीक है और उसे एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ युवान और वन्या कमरे में वेदांश को सब तरफ ढूंढ चुके थे, पर वह कहीं मिल नहीं रहा था। वे कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वेदांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे अनिल जी की तरफ जा रहा है, अपने हाथों में उन व्हाइट पेपर्स को लेकर। उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी बनाई चीज को अनिल जी को दिखाना चाह रहा है। ये देखकर वन्या और युवान नीचे आए। वेदांश एक्साइटमेंट में अनिल जी की तरफ दौड़ रहा था। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर टेबल के कोने पर लग गया और वह जोर से गिर गया और गिरकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर वन्या दौड़कर वेदांश के पास आई और उसे अपने गोद में उठा लिया। वेदांश का रोना सुनकर अनिल जी का ध्यान उसकी तरफ गया। वन्या उसे गोद में लेकर शांत कराने लगी। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, देखो तो ये टेबल आपसे सॉरी कह रहा है। उद्धरण चिन्ह। पर वेदांश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वन्या उसके सिर पर किस करते हुए उसे चुप कराने लगी। बेटा अगर आप चुप नहीं होगे तो ये टेबल भी आपकी तरह रोने लगेगा।
क्या मेरे वेदांश को अच्छा लगेगा किसी को रुलाकर? उद्धरण चिन्ह। अब वेदांश काफी हद तक शांत हो चुका था, पर रोने से उसकी प्यारी प्यारी मोती जैसी आंखें सूज गई थी। अभी भी एक एक बूंद आंसू उसमें से गिर रहे थे। वन्या उसे प्यार से पोंछते हुए बोली, बेबी, अगर आप अपने आंखों से ऐसे ही अपने कीमती मोती बहाओगे तो आपके डैडी को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका क्यूट सा बेबी रो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वेदांश वन्या की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अब वह नहीं रोएगा। वन्या ने उसे चुप करवा दिया था। वह वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब वेदांश बेटा मुस्कुराएगा। उसने बहुत सारे मोती वेस्ट कर दिए, अब उसे रिकवर करने के लिए वह स्माइल करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह उसे नीचे खड़ा कर देती है, पर वेदांश बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। वन्या को एक आइडिया आया। वह अपने दोनों हाथ वेदांश के करीब ले जाने लगी। इस वक्त वह घुटने के बल पर बैठी हुई थी। लगता है वेदांश बेटे की स्माइल को किसी ने हाइड कर दी है। अब आपकी मम्मा को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्माइल कहाँ छिपी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वेदांश को गुदगुदाने लगी। उसके हाथों को गुदगुदाने से वह थोड़ा स्माइल करने लगा था। अरे नहीं, मेरे बेबी की स्माइल यहाँ नहीं छिपी है। ये कहते हुए वह वेदांश के अंडर आर्म्स को गुदगुदाने लगी। इससे वेदांश को बहुत जोर से गुदगुदी हुई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे यूं हंसता हुआ देख युवान चौंक गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। अनिल जी भी हैरान रह गए, क्योंकि जो काम वे सब मिलकर पिछले 1 साल में नहीं कर पाए वह वन्या ने कुछ ही दिनों में कर दिया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर सबके दिल को एक सुकून मिला। अनिल जी को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा। युवान वन्या के पास जाकर बोला, क्या बात है भाभी, आपने तो मैजिक ही कर दिया। पता है भाई और हम सब वेदांश की एक क्यूट सी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। उसकी स्माइल कहीं खोसी गई थी, पर देखो आज हमारा वेदांश का निकनेम कैसे स्माइल कर रहा है। फिर वन्या के एक हाथ को पकड़कर, थैंक यू सो मच भाभी, अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके आ जाने से अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या को कुछ समझ तो नहीं आया कि युवान ने ऐसा क्यों कहा कि सब पहले की तरह हो जाएगा, पर उसकी आंखों की खुशी देखकर वह भी स्माइल करने लगी। वेदांश अपने हाथों में रखी ड्राइंग को मुस्कुराते हुए गया और अपने दादू अनिल जी को दिखाने लगा। अनिल जी आज बहुत खुश थे। वन्या ने भी आज पहली बार अनिल जी को इतना खुलकर मुस्कुराता हुआ देख पा रही थी। वेदांश की ड्राइंग देखकर अनिल ने उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर देते हैं, जिससे वेदांश के गाल और गुलाबी हो जाते हैं और फिर से वह मुस्कुराने लगता है। वन्या अनिल जी और वेदांश के पास जाकर वेदांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेबी को दादू ने किस्सी दी। ये कहते हुए उसने वेदांश के पिंक गालों को हल्का सा पींच कर लिया। अनिल जी वन्या को अपने बगल में बैठने के लिए कहते हैं। ये पहली बार था जब अनिल जी सामने से वन्या को कुछ बोल रहे हों। वन्या उनके बगल में बैठ जाती है। अनिल जी कहना शुरू करते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं पिछले 1 साल से अपने पोते की स्माइल देखने के लिए तरस गया था। वन्या देख पा रही थी कि कैसे यक्षित के साथ फैमिली के सभी लोग वेदांश को अपने सगे बच्चे की तरह रखते थे। इन सब को देखकर वन्या को पता चल गया कि इन सब का दिल कितना साफ है। ये जानकर वन्या को बहुत अच्छा लगा। वन्या अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, वेदांश बहुत प्यारा बच्चा है डैड। नो डाउट यक्षित उसे बहुत प्यार से बड़ा करते आ रहे हैं, पर मैं वेदांश को देखकर ही समझ गई थी कि वह अपनी माँ को बहुत मिस करता है। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारे रूप में वेदांश को अपनी माँ मिल गई है। तुम्हें पाकर वह बहुत खुश है बेटा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या भी स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर तक वेदांश को खेलते देखने के बाद अनिल जी अपने कमरे में चले जाते हैं। युवान वन्या के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप नहीं जानती कि भाई के लिए वेदांश का मुस्कुराता चेहरा कितना बड़ा सरप्राइज रहने वाला है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी ये देखना चाहती थी कि यक्षित का रिएक्शन कैसा होगा जब वह अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। टू बी कंटिन्यूड। तो कैसा होने वाला है यक्षित का रिएक्शन जब वह अपने क्यूट से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखेगा। क्या वेदांश ही वो कड़ी होगा जो वन्या और यक्षित को एक दूसरे के करीब ले आएगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओस फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। नॉक जॉन्क और कैर। वन्या भी ये देखना चाहती थी कि यक्षित का रिएक्शन कैसा होगा जब वह अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। अब आगे समर्थ और तेजस वन्या के हाथों की खीर खाकर उंगलियां चाटते रह गए। तेजस, यम्मम, खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैडम ने।
बॉस कितने लकी हैं न कि उन्हें मैडम के हाथों का खाना रोज रोज खाने को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ, हाँ बात तो तू सही कह रहा है भाई। दादाजी ने कहा था कि ये मैडम की पहली रसोई है। इट मीन्स कि हमें मैडम को कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तेजस, पर देंगे क्या? हमें तो ये भी नहीं पता कि मैडम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ, हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ। उद्धरण चिन्ह। वही यक्षित भी अपनी कैबिन में बैठकर यही सोच रहा था कि वह वन्या को ऐसा क्या गिफ्ट दे, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों को क्या पसंद आती है और क्या नहीं। यक्षित को कोई आइडिया नहीं था कि वन्या आज उसे वेदांश की क्यूट स्माइल का गिफ्ट देने वाली है। शाम के वक्त सभी लिविंग रूम के सोफे पर बैठे होते हैं और अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं। सब घर आ गए थे, पर यक्षित नहीं आया था। वन्या बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वो यक्षित के फेस का रिएक्शन देखना चाहती थी जब वह अपने क्यूट बेबी को स्माइल करते हुए देखेगा। वन्या, युवान और वेदांश हॉल में ही थे। युवान अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, वही वेदांश अपने एक टॉय के साथ बैठा खेल रहा था। तभी मेन डोर की डोर बेल बजी। एक मेड ने दरवाजा खोला। बाहर यक्षित ही था। जैसे ही वेदांश ने अपने डैडी को देखा, वह खेलना भूलकर उनकी तरफ मुस्कुराते हुए दौड़ लगा देता है। यक्षित तो हैरान ही रह गया और साथ में बहुत खुश भी। उसने अपना लैपटॉप बैग साइड में रखकर घुटने के बल बैठ जाता है और अपने प्यारे बेबी को गोद में ले लेता है। यक्षित के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वन्या ने भी आज पहली बार यक्षित को खुश होते और मुस्कुराते हुए देखा था, वरना वो तो उसे खड़ूस ही लगता था, शायद जिसके सीने में दिल ही न हो। पर वेदांश से मिलने के बाद वन्या समझ चुकी थी कि यक्षित किन किन सिचुएशन से गुजर चुका है। पर अभी भी बहुत कुछ था जिसके बारे में वन्या यक्षित के बारे में नहीं जानती थी। युवान वन्या के पास आकर यक्षित और वेदांश की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, देखा भाभी, मैंने कहा था ना, भाई कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं और ये आपकी ही वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। वन्या मुस्कुराते हुए बोली, युवान, वेदांश सिर्फ तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। उद्धरण चिन्ह। युवान, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। भाभी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या मुस्कुराती है और युवान के गालों पर प्यार से हाथ फेरती है। फिर वहां से जाने लगती है, ये देखने के लिए कि दादाजी और बाकियों को कुछ चाहिए तो नहीं। युवान यक्षित और वेदांश के पास जाता है। यक्षित वेदांश के छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा आपको नहीं पता, लेकिन आपके चेहरे पर ये क्यूट सी स्माइल देखने के लिए आपके डैडी तरस गए थे। ये कहते हुए वह दोबारा उसके गालों को चूम लेता है। युवान दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, भाई, आप जानना नहीं चाहोगे कि हमारे क्यूट सी वेद के चेहरे पर स्माइल वापस लाने वाला शख्स कौन है? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू नो। मैं उस शख्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवान स्माइल करने लगा और बोला, भाई, भाभी हमारे लिए कितनी लकी हैं। देखो ना, उनके आने से हमारे वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर यक्षित वन्या के बारे में सोचने लगा। उस दिन उसने सिर्फ अवनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वन्या से शादी करने का फैसला लिया था। हाँ, उसे वेदांश के लिए एक माँ भी चाहिए थी, पर यक्षित ने सोचा था कि उसे अवनी के अलावा कोई भी लड़की वेदांश की माँ के लिए एक्सेप्ट होगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जल्दबाजी में ली गई चॉइस इतनी अच्छी साबित होगी। उसे नहीं पता था कि वन्या वेदांश की माँ ही बन जाएगी। कहीं न कहीं आज यक्षित को अपने डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था। आज वन्या की वजह से हमेशा सख्त रहने वाले यक्षित के फेस पर भी एक स्वीट स्माइल थी। यक्षित भी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ गया। युवान भी अपने गोद में वेदांश को लेकर लिविंग रूम में आ गया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख विवेक और अनय के साथ बाकियों के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। अनय वेदांश को अपनी गोद में लेकर बोला, क्या बात है, आज हमारा छोटा यक्षित और भी क्यूट लग रहा है। ये कहते हुए वह वेदांश के गाल पर किस कर लेता है। लेट मी गैस, जरूर ये मैजिक हमारी भाभी ने किया है, अनय ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान, क्या बात है भाई, आप दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हो। फिर अनय को चने की झाड़ से उतारते हुए वन्या के पास गया और उसके कंधे को प्यार से पकड़ते हुए बोला, मेरी भाभी है ही इतनी स्वीट की वो रोते हुए इंसान के फेस पर भी स्माइल ला सकती है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू सो मच बेटा,
आज आपकी वजह से सिन्हानिया मेंशन में फिर से एक बच्चे की हंसी गूंज उठी है। उद्धरण चिन्ह। वन्या दादाजी की तरफ देखकर स्माइल कर देती है और बोलती है, दादाजी आज वेदांश को मुस्कुराता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। युवान, चलो चलो, अब बहुत हो गई ये सेंटी बातें, अब गिफ्ट की बारी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपना गिफ्ट बॉक्स सामने की तरफ करता है। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वह बोला, अब ये मत बोलना कि आप सब गिफ्ट लेना ही भूल गए। देख रही है भाभी, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो आपका इतना ख्याल रखता हूँ। ये कहते हुए वह अपने आप पर प्राउड फील करने लगा। आस्तिक, ओ देवर जी, चने के झाड़ से नीचे उतरो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो मैडम के लिए गिफ्ट लाए हो। हम सब भी लाइन में हैं, सो आप अपनी झूठी तारीफ करना बंद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी युवान पर हंसने लगे और बारी बारी से सब वन्या को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट देने लगे। यक्षित ने भी अपना गिफ्ट दिया, साथ में एक और गिफ्ट बॉक्स देते हुए बोला, ये तेजस और समर्थ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उन्हें तुम्हारे हाथ की बनी खीर बहुत पसंद आई। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करती है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, उन्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहिएगा। उद्धरण चिन्ह। पूरा टेबल गिफ्ट से भर गया था। वन्या को आज तक पूरी जिंदगी में इतने गिफ्ट नहीं मिले थे। उसके बर्थडे में भी उसे सिर्फ दृष्टि और जीविका से ही गिफ्ट मिलते थे। वो तो गिफ्ट देखकर हैरान ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि उसके हाथों की बनी खीर सबको इतनी पसंद आ जाएगी। सबके गिफ्ट बॉक्स पर देने वाले का नाम भी लिखा हुआ था। सबने अपना गिफ्ट दे दिया था। तभी छोटू वेदांश भी सामने आया। वह भी अपनी मम्मा को गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि उसे भी वन्या के हाथों की बनी खीर बहुत पसंद आई थी। वह वन्या के पास आया, जिससे वन्या अपने घुटने के बल बैठ गई और वेदांश को अपनी बाहों में भर लिया। वेदांश अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, मम्मा, ये आपके लिए। ये बोलते हुए वह वन्या की तरफ एक की रिंग देने लगा, जिसमें एक माँ और बेटे का सिंबल बना हुआ था। यक्षित को याद आ गया कि वेदांश ने उसे खरीदवाने के लिए कितनी जिद की थी। यक्षित ने उसे डैड और सन वाला सिंबल खरीद कर दिया था, पर वह मम्मा और सन वाला भी खरीदना चाहता था, इसलिए यक्षित को उसे वह खरीद कर देना पड़ा था। वन्या उसके क्यूट से चेहरे को देखते हुए बोली, बेबी, दिस इज सो क्यूट, मम्मा को ये बहुत पसंद आया। ये कहते हुए वह वेदांश के गालों को चूम लेती है। सभी वेदांश और वन्या को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वेदांश उसका सगा बेटा नहीं है। दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह लगते थे। रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में आ गए। वन्या भी रूम में आकर अपने कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहन लेती है। वह यक्षित के मुलायम बेड की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि आज तो उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। यक्षित भी रूम में ही मौजूद था। वह बालकनी में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल अटेंड कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह कॉल डिस्कनेक्ट करके आया तो वन्या को बेड की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए देखा। यक्षित ने वन्या के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वन्या चौंक गई। वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। कौन है? उद्धरण चिन्ह। तुम इतना डरती क्यों हो? ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है तो मैं ही होऊंगा ना, यक्षित ने ये टीस करते हुए कहा। मैं किसी से नहीं डरती, वन्या ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। अच्छा, यक्षित मन ही मन बोला। यक्षित उसके दोनों कंधों को पकड़कर बेड पर बैठाते हुए बोला, बैठो यहाँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या बैठ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यक्षित क्या करने वाला है। वन्या की घबराहट बढ़ाते हुए वह उसकी प्रिंसेस नाइट गाउन की नोट को खोलने लगा। ये देखकर वन्या की जान हलक में अटक गई। वह 1 मिनट में बेड से उठ गई और हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे आप? उद्धरण चिन्ह। वन्या का डरा हुआ चेहरा देखकर यक्षित को बड़ा मजा आ रहा था। वह वन्या के पास जाकर बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी से नहीं डरती, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर रही हो? ये कहते हुए वह वन्या के चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगा। वन्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह ऐसे ही आंखें बंद किए हुए ही बोली, पहले तो आप यूं हाथ चलाना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, और अभी आप बेड पर क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने पति होने का फर्ज निभा रहा था। उद्धरण चिन्ह। वन्या अब क्या ही बोलती। यक्षित अपने हर एक्ट से उसकी बोलती बंद किए जा रहा था। यक्षित उसके डर को और बढ़ाते हुए सख्ती से बोला, चुपचाप बैठो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो डर ही गई।
पर उसने ज्यादा सवाल न करते हुए बैग पर बैठ गई। यक्षित उसके करीब आकर दोबारा उसके नोट की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। वन्या अपनी आंखें कसकर बंद कर चुकी थी। यक्षित ने उसके गाउन के नोट को खोलकर उसके ऊपर वाले पार्ट को वन्या के कंधे से सरका दिया और उसे उसकी बॉडी से अलग कर दिया। वन्या का डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यह उसकी दिल की तेज धड़कनों से पता चल रहा था। यक्षित उसके पीछे गया और अपने हाथों में मलहम लेकर वन्या के चोट वाले निशानों पर लगाने लगा। वन्या ने जब यह फील किया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद यक्षित ने उसकी पीठ पर अच्छी तरह मलहम लगा दिया। फिर उसके सामने आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त यक्षित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वन्या तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी। वो यक्षित को देखती ही रह गई। टू बी कंटिन्यूड। तो वन्या को पहली रसोई के गिफ्ट में क्या क्या मिला है, जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। चट्टैन आवनी की प्लानिंग। फिर उसके सामने आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त यक्षित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वन्या तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी। वो यक्षित को देखती ही रह गई। अब आगे। मलहम लगाने के बाद वन्या अपने गाउन के लॉन्ग जैकेट को पहनने लगी, जो कि यक्षित ने मलहम लगाते वक्त उतार दिए थे, क्योंकि नाइट गाउन का अंदर का पार्ट स्लीवलेस था, जिससे वन्या की गोरी बाहें नजर आ रही थी। उसे यक्षित के सामने ऐसे बैठने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह खुद को उस जैकेट के कवर करने लगी। पर यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे पहनने से रोकते हुए कहा, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर लगी ऑइंटमेंट खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी बात मानते हुए वह जैकेट साइड में रख देती है। वो यक्षित की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी केयर कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो अपने बच्चे की माँ की केयर कर रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी भूल गई, मैंने यह शादी सिर्फ वेदांश के लिए की है। उद्धरण चिन्ह। वन्या को लग रहा था कि यक्षित उसकी कितनी केयर कर रहा है, पर अब उसे समझ आ गया था कि वह तो वेदांश की माँ की केयर कर रहा है। वन्या, मुझे याद है। फिर वन्या की नज़र गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ जाती है, जिसे यक्षित ने अपने कमरे में मंगवा ली थी। वह वन्या की तरफ देखकर उसे खोलने का इशारा करता है। जब वन्या गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए बढ़ती है तो यक्षित उसे एक बॉक्स तरफ इशारा करते हुए उसे खोलने के लिए कहता है, पर वन्या उसे इग्नोर करते हुए दूसरे बॉक्स को देखने लग जाती है। ये देखकर यक्षित को गुस्सा आ जाता है। वह वन्या की तरफ देखकर ऑर्डरिंग टोन में बोला, मैंने कहा पहले इसे खोलो। उद्धरण चिन्ह। वन्या धीरे से एक नाराजगी के टोन में बोली, अब आप गिफ्ट देखने के लिए भी मुझे ऑर्डर देंगे? ये बोलते वह थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि यक्षित ने उस पर बेवजह ही गुस्सा दिखाया था। वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, लो पहले इसे देखो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने गिफ्ट बॉक्स खोला। ये यक्षित की तरफ से था। उसने देखा कि यह एक खूबसूरत सा प्लेटिनम का पतला सा नेकलेस है, जिसमें डायमंड की एक खूबसूरत सी पेंडेंट लगी हुई थी, जिसे देखकर वन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर यक्षित को यह पता चल गया कि वन्या को उसकी दी हुई गिफ्ट पसंद आई। यक्षित उसके हाथों से वह चेन लेते हुए बोला, लाओ इसे पहना देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने उसे वह चेन दे देती है। यक्षित वन्या के बालों को आहिस्ते से उसकी गर्दन से हटाकर उसे वह चेन पहना देता है। ये वन्या के गले में बहुत खूबसूरत लग रहा था। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तुम्हें तो एक प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए। वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यक्षित उसकी तारीफ कर रहा है। फिर वन्या बाकी सबके गिफ्ट देखने लगती है। वो युवान का गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसमें रेड कलर की एक खूबसूरत गाउन होती है, जो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे देखकर वन्या की आंखें चमक उठी। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बोलते वह इस ड्रेस को संभाल कर साइड में रख देती है। फिर दादाजी का गिफ्ट देखते ही उन्होंने एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट दिया था, जिसे देखकर वन्या की आंखें चमकने लगी, और इसके साथ ही वह उस ज्वेलरी बॉक्स को बंद कर देती है। ये देखकर यक्षित उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। वन्या, पसंद क्या, बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट इतना खूबसूरत नेकलेस सेट मैंने आज तक नहीं देखा, पर यह बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, इसलिए मैं इसे दादाजी को वापस करना चाहती हूँ। मुझे महंगे गिफ्ट्स की आदत नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित देख पा रहा था कि वन्या कितनी डाउन टू अर्थ है।
अगर अभी उसके जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वह इस महंगे नेकलेस को वापस करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें ऐसी गिफ्ट्स की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अब यक्षित राय सिन्हानिया की वाइफ हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये रख लो, दादाजी ने बड़े प्यार से तुम्हें दिया है, गिफ्ट प्राइस देखकर नहीं दी जाती। हम। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने ज्यादा बहस न करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह अनिल जी की गिफ्ट देखने लगी। उन्होंने वन्या को एक बुक गिफ्ट की थी, जिसमें एक डॉटर और डैड की बॉन्डिंग को एक खूबसूरत कहानी से बताया गया था। ये देखकर वन्या बहुत खुश हो गई। कहीं न कहीं यक्षित को भी ये देखकर खुशी हुई। वो यक्षित की तरफ वह बुक दिखाते हुए बोली, डैड ने मुझे ये ब्यूटीफुल सा बुक गिफ्ट किया है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने इस पर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए वन्या के कंधे को पकड़कर बेड पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। वह वन्या के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलना शुरू करता है, लिसन वान्या, आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। वन्या को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षित जैसा खड़ूस इंसान उसे थैंक यू बोल रहा है, मेरे बेटे के चेहरे पर उसकी प्यारी स्माइल वापस लाने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि आज मुझे उसके फेस पर स्माइल देखकर कितनी ज्यादा खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह वेदांश को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। वेदांश ही वो वजह था जिससे उसे यक्षित के साथ शादी के बंधन में बंधे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वरना शादी के वक्त मंडप में ये सोच सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी के साथ वह कैसे बिताएगी। यक्षित हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, बाकी गिफ्ट्स कल देख लेना। वन्या बहुत थक गई थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। पर इससे पहले कि वन्या बेड पर जंप कर पाती, यक्षित उसके सपनों पर पानी फेरते हुए पहले जाकर बेड पर लेट गया। वन्या उसे देखती ही रह गई। जब लेटे हुए यक्षित को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, अब सोओगी भी या रात भर मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे देखने के लिए तुम्हें यूं रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं आपको यूं आंखें निकाल कर देखूं। वो मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। वन्या, क्योंकि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती, हम कल ही तो मिले हैं। ये कहते हुए वह अपना सिर झुका लेती है। यक्षित उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे तुम्हारा मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या, कितने बेशर्म हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की आपके सामने खड़ी है और आप चुपचाप बेड पर सो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे परेशान करना जारी रखता है, हाँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है न कि मेरे बेड पर मत सो। मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ, पर अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। वन्या तो उसे घूरती ही रह गई। अब उसके पास काउच में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वह चुपचाप आकर काउच में खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। यक्षित बस सोने की एक्टिंग कर रहा था, वह अभी तक जाग ही रहा था। उसने एक नज़र वन्या की तरफ डाला, जो बिना ब्लैंकेट के सोफे पर अपने आप को अपने हाथों से कवर करके सो रही थी। वह ब्लैंकेट लेकर जैसे ही वन्या की तरफ जाने के लिए उठने को हुआ, वन्या को उसने हलचल करते हुए देखा। अचानक से वन्या की नींद खुल गई। रूम की लाइट्स ऑफ होने की वजह से और बाहर तेज हवा चलने की वजह से खिड़की के पर्दे हिलने लगे, जिससे उसकी डरावनी परछाइयां बनने लगी। ये देखकर वन्या डर के मारे आधी ही हो गई। उसे धीरे धीरे और डर लगने लगा, क्योंकि यह परछाई धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह काउच से उठ खड़ी हुई और बैग की तरफ जाने लगी। यक्षित तो कब से जाग ही रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी और सामने वन्या को देखा। उससे पूछने लगा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वन्या हकलाते हुए बोली, वो मुझे वो बैग। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। वन्या, वो तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है न। तो उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। वन्या भी उसके दूसरे तरफ लेट गई। यक्षित ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी।
वन्या को फिर डर सताने लगा, इसलिए वह धीरे धीरे यक्षित के करीब जाने लगी और अपनी आंखें बंद कर लिया। यक्षित जब करवटें लेता है तो वन्या को अपने करीब पाता है। इस वक्त डर की वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। यक्षित यह नोटिस कर पा रहा था। उसने अपना एक हाथ वन्या की तरफ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाने लगा, जिससे वन्या थोड़ी रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ खुराना मैंशन। अवनी अपने बेडरूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसकी असिस्टेंट शीना एक फाइल लेकर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़कर अवनी को बता रही थी। मैम, उस लड़की का नाम वन्या अग्रवाल है। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों में एक अलग सा गुस्सा लेकर अवनी बोली, वन्या अग्रवाल, तुमने अवनी खुराना और यक्षित राय सिन्हानिया के बीच आकर ठीक नहीं किया। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो मैं भी देखती कि यक्षित मुझसे अलावा और किससे शादी करता। पर उस वन्या ने मेरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। पर मैं इतनी आसानी से तो सिन्हानिया फैमिली की बहू बनने का ख्वाब नहीं छोड़ सकती। यक्षित चाहे या न चाहे, पर मैं सिन्हानिया फैमिली की बहू बनकर ही दम लूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं सामने से वन्या को यक्षित से दूर करने की कोशिश करूंगी तो यह मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा और मेरी इस गलती से दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे यक्षित खुद उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगेगा। उद्धरण चिन्ह। पर मैम, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? उद्धरण चिन्ह। अवनी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेते हुए बोली, शीना, तुमने गलतफहमी और शक का नाम सुना है। बस हमें यहाँ इसी चीज का तो इस्तेमाल करना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल ले आती है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सिन्हानिया मैंशन। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरे रूम रोशनी से भर जाता था। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई वन्या की पकड़ नींद में ही यक्षित की बाहों में कसती जा रही थी। यक्षित भी उसे अपने सीने में छिपाकर सो रहा था, जिस तरह वह वेदांश को सुलाता था जब उसे किसी चीज से डर लगता था तब। टू बी कंटिन्यूड।